ठीक है, जैसे जो न्यूक्लियर वेपन है ना, नाभिकीय अस्त्र जिनको बोलते हैं, तो आप खुद ही बताओ कि जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, तो नॉर्थ कोरिया तो न्यूक्लियर वेपन रखा है अपने पास, है ना, इसीलिए तो यूएसए बहुत ज्यादा इससे छेड़छाड़ नहीं कर पाता, यूएसए इससे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि पता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जैसे कहाँ हुआ था, जापान के कहाँ, नागासाकी और हिरोशिमा, है ना, है ना। तो जब ये चीज हमको पता चली कि भाई सबमरीन बनाना जरूरी है, सबमरीन की प्रोसेसिंग करवाना हम लोगों को बहुत जरूरी है, या मोटा मोटी आप कह लो कि जल सेना हमको बहुत बेहतरीन चाहिए, ठीक है, उसी के लिए हम लोगों ने उसी के लिए हम लोगों ने जो सबसे पहले हेल्प ली, वो किससे ली? रसिया से। वो किससे हेल्प ली? रसिया से, ठीक है। और रसिया ने जो हेल्प की, तो रसिया की हेल्प करने के बाद हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया, खुद टेक्नोलॉजी को लिया, और उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के बाद आज हमारे पास इतनी पावर है कि हम न्यूक्लियर कैपेबल हैं, है ना, हम न्यूक्लियर कैपेबल हैं। तो जो सीरीज आई किसकी, सबमरीन की, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, उनको आप सुनिएगा और अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर करना, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा, पहली है अकुला श्रेणी, अकुला श्रेणी, ठीक है। दूसरी है सिंधुपोत श्रेणी, सिंधुपोत श्रेणी। तीसरे की बात करो, तो जो तीसरी श्रेणी है अपनी, एक मिनट, सिंधु घोष, ठीक, सिंधु घोष। अकुला श्रेणी के बाद ये है सिंधु घोष, सिंधु घोष श्रेणी, ठीक। उसके बाद हम लोगों की ही स्वदेशी है, जिसको क्या बोलते हैं हम, अरिहंत, अरिहंत श्रेणी, ठीक है। तो अकुला श्रेणी, इसमें जो आता है वो आता है आईएनएस चक्र। क्या आता है? आईएनएस चक्र। देखो क्या है, सबमेरीन्स की अलग अलग श्रेणियां बना दी। जैसे आपसे कहा कि अरिहंत है, जैसे पिछला मैंने पढ़ा अग्नि, तो अग्नि के 6 वर्जन थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। कुछ थी शॉर्ट रेंज वाली, कुछ थी इंटर कॉन्टिनेंट वाली, और कुछ थी इंटरमीडिएट या लॉन्ग रेंज वाली। तो रेंज के आधार पर हमने इनको अलग अलग डिफाइन किया था। वैसे ही सबमरीन में भी क्या है, श्रेणी। उसमें श्रेणी एक पहली कौन सी है, अकुला। अकुला श्रेणी में जो सबमरीज आ रही है वो क्या है, आईएनएस चक्र। अब है सिंधु घोष श्रेणी। तो सिंधु घोष श्रेणी में टोटल 7 नाम आते हैं, है ना। तो उनको तो आप खुद ही आइसोलेट कर ले जाएंगे या पता लगा ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी के आगे क्या है, सिंधु लगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला नाम है सिंधु घोष, दूसरा है ध्वज, दूसरा है ध्वज, तीसरा है आपका राज, तीसरा है आपका राज। चौथे की बात करो तो वीर रत्न केसरी, ये वीर ये रत्न है, ये केसरी है ना, ये केसरी हो गया। फिर कीर्ति विजय रक्षक शास्त्र, कीर्ति विजय रक्षक और शस्त्र, ठीक है। तो ये सिंधु घोष श्रेणी के हैं। जैसे सिंधु ध्वज, सिंधु राज, सिंधु वीर, सिंधु कीर्ति, सिंधु केसरी, सिंधु रत्न, बाकी ये सारे, ठीक है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हो गए, सिंधु घोष श्रेणी से, ठीक है। अभी इनकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। आगे बात करते हैं अरिहंत की, ठीक है। तो वो पूछता है कि भारत द्वारा खुद ही निर्मित, या कह लो इंडिजिनस, या आप कह लो स्वदेशी, स्वदेशी जो सबमेरीन्स हैं वो कौन सी श्रेणी में आती हैं, तो आप कहोगे अरिहंत। किसमें? अरिहंत। अब इसी अरिहंत में ही आगे नाम बढ़ जाते हैं। जैसे वो कह देता है अरिहंत वस्त,
जैसे उत्तराखंड में पूछा गया है कि अरिहंत जो नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था पिनाका, है ना, बताया था एक ही मिसाइल से, एक ही उससे हम लोग क्या है अलग 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 लॉन्च कर सकते हैं। वैसे ही जैसे पिनाका भगवान शिव का धनुष था, उसके आधार पे लिया था, तो वैसे ही यहाँ जो ये अरिहंत है, तो अरिह का मतलब क्या होता है, शत्रु, और हंत का मतलब क्या है, हरने, मतलब नष्ट करने वाला। तो शत्रु को नष्ट करने वाला वो क्या है, अरिहंत। भारत का खुद से बनाया स्वदेशी। इसी में एक दूसरा भी नाम पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं, अरिहंता। ठीक, तो ये भी किस श्रेणी में आता है, आपके अरिहंत श्रेणी में। ठीक है, ये हो गई काय की इंडिविजुअली सीरीज। अब देखो इन्हीं की अगर स्पेसिफिक की और बात करें आगे, तो एक और श्रेणी है जिसको क्या बोलते हैं, शिशुमार। शिशुमार श्रेणी, है ना, इसके भी अलग अलग अदर नाम है ना। जैसे एक शिशुमार है संकुश शाल्की संकुल। ठीक है, संकुश शाल्की और शंकुल। ठीक है, तो ये किसके वर्जन है, तो ये शिशुमार श्रेणी के। पहला हो गया अकुला। अकुला में कौन सा आता है, तो आईएनएस चक्र। ठीक है, दूसरे की बात करो तो सिंधु घोष। सिंधु घोष में कौन कौन से आते हैं, तो कीर्ति है, दो तीन बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ध्वज है, राज है, वीर है ना। ठीक है, उसके बाद अरिहंत तो खुद ही स्वदेशी वाली चीज है। उसके बाद शिशुमार, तो शिशुमार श्रेणी में आते हैं संकुल, शाल्की और संकुल। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद इनकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो आईएनएस जो चक्र है, आईएनएस चक्र की बात करो, तो आईएनएस जो चक्र है उसकी जो अधिकृत की गई डेट है, ठीक है, तो वो अधिकृत डेट है आपकी, कब की है, अप्रैल 2012। अप्रैल 2012। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेट, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और ये क्या है, परमाणु ऊर्जा से चालित पनडुब्बी। ठीक है, हमने आपको बताया था सबमरीन में कुछ सबमरीन हैं वो परंपरागत रूप से चालू होंगी, है ना, और कुछ जो है वो कैसे होंगी, नाभिकीय रूप से, है ना। किसी का उपयोग हम दुश्मन की पनडुब्बी को डुबाने के लिए करेंगे, तो किसी का उपयोग हम वहां से मिसाइल्स को लॉन्च करने में करेंगे, है ना। मिसाइल्स को लॉन्च करने में करेंगे, तो किसी पनडुब्बी को डुबाने में करेंगे। उनके अलग अलग वर्ग के आधार पर हमने यहाँ डिफाइन किया था। तो देखो ये परमाणु ऊर्जा से चालित क्या है, पनडुब्बी। अब दूसरे की बात करो, तो दूसरा कौन सा था, सिंधु घोष ना, सिंधु घोष। ठीक है, तो ये क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक चालित। ठीक है, ये काय से चालित है, डीजल इलेक्ट्रिक। ये काय से चालित है, परमाणु ऊर्जा से चालित। ठीक है, इसकी और कोई प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट है, जो आई हुई हो, वो क्या है, ठीक है, हाँ, देखो ये रूस की सहायता से, मतलब रूस की सहायता से हम लोगों ने, आप ये कह लो जो डीआरडीओ है, उन्होंने एक अनुबंध किया था, है ना, और उस अनुबंध के तहत इस नाम से सीरीज हम लोगों ने विकसित की थी। ठीक है, आगे तीसरा अगर पॉइंट देखो, बाकी तो इसमें सब डेटा है। तीसरे की बात करो तो ये तीसरे में है कौन सी, शिशुमार, है ना। इसकी कोई स्पेसिफिकेशन, तो आप कहोगे इसमें भी, ठीक है,
इसके लिए अगर बात करो तो ये जो है ये जर्मनी से, ठीक है। और यहां पर आपको दो चीजें याद करनी है। एक तो आपने सुना होगा मंझगांव, है ना, डॉकयार्ड लिमिटेड ना। तो कौन कहाँ पे ये चल रही है या ये बन रही है, तो सुसुनाग से रिलेटेड जो है वो मंझगांव डॉकयार्ड में, है ना। मंझगांव डॉकयार्ड में ये चीजें चल रही हैं। सिंधुमाल श्रेणी से जितनी भी वर्किंग वाली चीजें हैं, बनने वाली चीजें हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें, ठीक है। तो ये सुसुमार का हुआ। अब आगे सुसुमार के आगे अरिहंत का और जरा आप देख लो। तो अरिहंत का स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें क्या है K-15 और K-4 मिसाइलों को क्या कर सकता है, ये लाद सकता है, मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। और K-15 की आपको रेंज पता है कितनी, 700 किलोमीटर। और K-4 की पता है तो 7 × 5 = 3500 किलोमीटर, ठीक है। एक तो ये स्पेसिफिकेशन हुई। उसके बाद अरिहंत का जो दूसरा है वो क्या है, दो अरिहंत जैसी और पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। दो पनडुब्बी और निर्माणाधीन है और बनाई जा रही है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद अरिहंत का वही है शॉर्ट रेंज वाली, ठीक है। इतना याद रखो कि नौसेना को इसको कब सौंप दिया गया, 2016 में नौसेना को सौंप दिया गया, को सौंप दिया, है ना। देखो अरिहंत स्वदेशी है। K-15 और K-4 मिसाइलों को ये आसानी से लॉन्च कर सकती है। और K-15 और K-4 के बारे में हमने आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो बता दिया था मिसाइल्स में। तो जो मिसाइल्स की प्रॉपर्टी है उसी को पूरा कर देता है कौन, अरिहंत, इन मिसाइलों को इंडिविजुअली लॉन्च करके, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, अपनी अरिहंत की। किसकी हो गई ये बात, अरिहंत की। अब आगे बात करते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट है हम लोग का वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या मतलब है, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी को बनाने का आइडिया जो था वो तो ये था कि हम पानी के नीचे रहते हुए अपने जो जल सीमा है उसको सुरक्षित रखें, ठीक है। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये समुद्र में तो रहता है, ठीक है, समुद्र में तो रहता है, लेकिन समुद्र के नीचे नहीं रहता। ये कहाँ रहता है, ऊपर। जैसे कोई आयरलैंड होता है उसी जैसा ये भी रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। जैसे हमको मान लो, हमको किसी एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे बहुत बड़ा होता है ये, जैसे फुटबॉल का जो मैदान होता है, या आपने हवाई पट्टियां देखी होंगी, ठीक। तो इतना बड़ा ये होता है कि फुटबॉल के 4 ग्राउंडों के बराबर रहता है ये। और हवाई पट्टियों की भी व्यवस्था रहती है, मतलब यदि हमको किसी विमान को उड़ाना हो तो इसी पर रख कर, मतलब इसी पर रख के विमान हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली उड़ा सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, ध्यान रखना आप, जो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया वो है सबमरीन। सबमरीन में INS चक्र किसका है, अकुला। उसके बाद सिंधु घोष, सिंधु घोष के अलग अलग वेरिएशन, फिर सुषुमार के अलग अलग वेरिएशन, और अरिहंत के अलग अलग वेरिएशन। ये किस कैटेगरी में जा रहे थे, ये जा रहे थे आपके पनडुब्बी सबमरीन कैटेगरी में। और अब जो ये है वो है
आपके एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर समुद्र के तली में ना रह के, नीचे ना रह के कहाँ रहता है, ऊपर। उसके बाद ये बहुत बड़ा रहता है, बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं रहती हैं, है ना। ये समझ लो कि ये आयरलैंड है चलता फिरता, है ना, इतनी बात है। तो इसमें जो आते हैं वो मेनली 3 आते हैं, है ना, जिसमें पहला नाम क्या है, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। दूसरा है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। और तीसरा है जो हम लोग बनाने में अभी जुटे हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, आईएनएस विशाल, विराट है, ठीक है। क्या है, आईएनएस विराट, ठीक है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, पनडुब्बी है, भारत ने स्वदेशी रूप से बनाई है। तो देखो ये गड़बड़ चीजें हो जाएंगी। पनडुब्बी तो पहली बात ये है नहीं, ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ही सीधा क्या है, विमान वाहक ले जाने वाले, ठीक है। तो आईएनएस विक्रमादित्य, तो क्या ये हमने बनाया है, नहीं। तो रसिया की अगर बात करो, तो रूस के बाद, रूस के पास एक नाम से, एक कह लो आप, यही था एयरक्राफ्ट कैरियर ही था, उसका जो नाम था वो नाम क्या था, गोर्शकोव, है ना। ये पूछा गया है आपके, गोर्शकोव। और आगे इसमें क्या लगा था, एडमिरल, ठीक है। तो रूस के पास एडमिरल गोर्शकोव नाम का इसी टाइप का एक क्या था, विमान वाहक, ये विमान वाहक पोत था, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसमें किसी दुर्घटनावश आग लग गई, उसमें किसी दुर्घटनावश क्या लग गई, आग लग गई। तो रूस से जो कह लो कि जो खराब हुआ जो ये था, इसको किस हमने ले लिया, इसको किसने लिया, हमने। और हमने इसको लेने के बाद उसका क्या नाम रख दिया, आईएनएस विक्रमादित्य। क्या नाम रखा, आईएनएस विक्रमादित्य। तो हमारे द्वारा लिया बनाया हुआ तो ये है नहीं, किस से लिया गया है, रूस से। उसी को हमने क्या किया, सुधारा, और सुधारने के बाद अपनी जल सेना में इसको शामिल किया, जिसका क्या नाम है, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। इतनी बात है। तो इसका जरा आप टाइमिंग भी लिख लो। तो आईएनएस विक्रमादित्य की अगर आप बात करें, तो ये क्या है, नवीनतम और सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है ना। सबसे पहली बात तो ये क्या है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है 16 नव ठीक है, 16 नवंबर 2013, इतना समझो ये 10 साल लीज के लिए लिया था, है ना, लीज पे लिया था। और देखो 10 साल से ज़्यादा ही तो हो रहे हैं, और अभी भी ये हमारे पास ही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ समझौता करके फिर से इसकी टाइमिंग क्या होगी, बढ़ा दी गई होगी, है ना। तो 16 नवंबर 2013 को ये हमने अपने में शामिल किया था, ठीक है। कौन, आईएनएस विक्रमादित्य। इसके बाद इसका और कोई तो है नहीं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है भैया, इसमें सेंसर लगे हैं, है ना, वही रडार वाली चीजें हैं। हम्म, ठीक है। 500 किलोमीटर से अधिक के चारों ओर की ये क्या कर सकता है, निगरानी, क्या कर सकता है, निगरानी, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी किसकी, आईएनएस विक्रमादित्य की। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, पनडुब्बी होते हैं क्या, नहीं। तो एयरक्राफ्ट समुद्र की सतह पर ही रहने वाले होते हैं। कौन कौन इसका यूज करता है, आप कहोगे कि अगर हमको किसी इंडिविजुअली एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लैंड, मतलब अपने विमानों को उड़ाना है, जैसे तेजस को उड़ाना, तो यहाँ से क्या उड़ा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात है। दूसरे की बात करो तो दूसरा क्या है, आईएनएस विक्रांत। क्या नाम है, आईएनएस विक्रांत, ठीक। तो आईएनएस विक्रांत की भी स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं, विक्रांत विराट, ठीक। तो ये जो विराट है ना, ये इससे भी पुराना है। सबसे बड़ा विमान वाहक पोत कौन है, विक्रमादित्य। किससे लिया है, रूस से।
क्या नाम था? मार्शकाव। हुआ क्या था? दुर्घटना जिसमें क्या है, आग लग गई। ठीक है, कितने साल के लिए था? 10। क्या समय पूरा हो गया? बिल्कुल। आईएनएस विराट की अगर बात करो तो ये जो था, ये पहले सेवा देता था किसको? यूके को। मतलब ये कहाँ का है? यूके का। ठीक है, तो यूके में ये था, फिर इसको किसने लिया? हम लोगों ने। तो ये यूके में जब सेवाएं दे रहा था, या कमीशन जिसको किया था, तो कमीशन इसको ये किया था ब्रिटिश की रॉयल सेना में 1959 में, 1959, है ना। फिर कुछ दिनों तक ब्रिटिश रॉयल सेना में इसने अपनी क्या दी थी? सेवाएं। और फिर कहाँ कमीशन कर दिया गया? तो फिर इसको हम लोगों ने ले लिया। लिया क्या मतलब? 1987 में ब्रिटेन ने, ठीक है, हमें हमें मतलब इंडिया को बेच दिया। ठीक है, तो ये हो गया आईएनएस विराट। बात समझे? तो ये आईएनएस विराट के बारे में। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी? ठीक है, हाँ बिल्कुल है। इसको मुक्त भी कर दिया 2017 में। इसको डीकमीशन कर दिया। ठीक है, मतलब लिया ब्रिटिश की रॉयल सेना से, 2017 तक इसने अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया? डीकमीशन। ठीक है, आपको दो के बारे में आपको पता करना है। एक है विक्रांत वाली चीज। ठीक है, कि आईएनएस विक्रांत की क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। दूसरे की बात करो तो अपना सबमरीन्स हो गया। सबमरीन्स की अलग अलग कैटेगरी हो गई। अब अगर हमको विध्वंसक की बात करनी है ना, विध्वंसक, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। तो इनकी भी सीरीज होती है। जैसे अभी आप अगर डिफेंस के क्वेश्चंस आप लगाएंगे मैक्सिमम, तो श्रेणी ही दे देता। जैसे आपसे कहा सागरिका, पनडुब्बी, या K-15 किससे रिलेटेड? सागरिका। ठीक है, अगर उसने मान लो आपसे पूछ लिया कि दिल्ली श्रेणी, या उसने पूछ दिया आपसे कोलकाता श्रेणी, या उसने अपने आपसे पूछ दिया सागरिका श्रेणी, या सॉरी सिंधु सिंधु घोष श्रेणी, तो यहां अगर रहेंगे तो आप तो आइसोलेट कर ले जाएंगे, है ना। तो विध्वंसक में भी श्रेणी चलती है, मतलब सीरीज चलती है। तो विध्वंसक में जो पहली श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिल्ली श्रेणी। ठीक है, दिल्ली श्रेणी। ठीक है, दूसरे की अगर बात करो तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं राजपूत श्रेणी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे की अगर बात करो तो तीसरे को हम लोग कहते हैं कोलकाता श्रेणी। कोलकाता श्रेणी। ठीक है, तो इनके फीचर्स में जो महत्वपूर्ण फीचर हैं वो क्या है? ये क्या है? निर्देशित, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक। ठीक है, इसकी बात करो तो राजपूत श्रेणी में जो मेन फीचर है वो क्या है? सबसे पहले तो भैया ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ठीक है, क्या है? लैस। राजपूत श्रेणी विध्वंसक श्रेणीज में आता है, और किससे रिलेटेड है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस है। उसके बाद जो इसका मेन फीचर है वो है भाई, ठीक है, ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये कौन सी है? ब्रह्मोस, है ना। तो पूछेगा वो कि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है किस श्रेणी में यूज होती है, तो आप पता लगा जाओ किसका? राजपूत श्रेणी। किसमें? राजपूत श्रेणी। ऐसे ही इसके जो अलग अलग वेरिएंट हैं वो क्या है? पता लगा लोगे, देखो, राणा, राजा, रणबीर,
है ना। ये किस श्रेणी में आ रहे हैं? राजपूत श्रेणी में। ठीक है, रणजीत, रणजीत और रण विजय। ठीक है, इनमें क्या यूज होता है? ब्रह्मोस मिसाइल। फिर बात करो कोलकाता श्रेणी की, तो कोलकाता श्रेणी किस के अंतर्गत आता है? विध्वंसक के अंतर्गत। वो पूछेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो पूछेगा मिसाइल, वो आपसे पूछ देगा सबमरीन, और चौथा पूछ देगा डिस्ट्रॉयर। तो ये किसकी श्रेणी में आता है? डिस्ट्रॉयर में। तो कोलकाता श्रेणी से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज तो ये क्या है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी। मतलब बहुत मजबूत वाली चीज है, ठोस वाली, कंक्रीट वाली चीज है, और इसको रडार से, दुश्मन रडार से इसको कैच नहीं कर सकता है, मतलब पता नहीं लगा सकता है कि ये चीज है, वो हमारे निकट आ रही। ठीक है, तो ये पहली बात तो स्टील टेक्नोलॉजी से युक्त है। दूसरा जो इसका स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन है कि अलग अलग, जैसे बंदरगाहों के नाम पर, बंदरगाहों के नाम पर इनका क्या किया गया है? नामकरण। है ना। जैसे आपने सुना होगा मुंबई, मुंबई के बाद ये कोलकाता, है ना। तो नामकरण जो इनका हुआ है वो किसके आधार पर? बंदरगाहों के नाम पर। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये है कोलकाता, कोची और चेन्नई। ठीक है, इतनी बात हुई। तो ये तो हो गई आपकी विध्वंसक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? विध्वंसक। ठीक, तो फिर से आप देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, सबमरीन। ठीक है, अकुला, आईएनएस चक्र वाली, सिंधु घोष 7-8 सीरीज थी। उसके बाद सुषुमार, इसकी भी 3 सीरीज थी। तो ये चीज हो गई। सबमरीन के तुरंत बाद आया क्या? एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड था, तो आप कहोगे सबसे पहली चीज एयरक्राफ्ट कैरियर में थी आईएनएस विक्रमादित्य, रूस वाली चीज थी गार्शकोव। दूसरी बात करो आईएनएस विराट। ठीक है, कहाँ से? यूके वाली चीज थी, ब्रिटिश रॉयल के पास थी। फिर 2017 में हमने इसको डिसकमीशन कर दिया। ठीक है, तीसरी बात करो विध्वंसक की, तो डिस्ट्रॉयर में जो चीज थी वो थी आपकी भैया दिल्ली श्रेणी, है ना। दूसरी थी आपकी दिल्ली श्रेणी के जो बाद आ रही थी, वो वो दिल्ली श्रेणी के बाद कौन सी थी? इधर ये लास्ट वाली कौन सी थी आपकी? क्या नाम था? राजपूत और कोलकाता। राजपूत श्रेणी और कोलकाता श्रेणी। ठीक है, बंदरगाहों के नाम के आधार पर कौन सी श्रेणी है? कोलकाता। कोच्चि हुआ, मुंबई हुआ, ये किस बंदरगाहों के नाम पर कौन सा आधारित है? कोलकाता। ठीक है, जो ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने वाली चीज है वो कौन सी है? तो राजपूत। रणवीर है, रण विजय है, आप समझ लेंगे, राजा वाली जितनी चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? राजपूत श्रेणी। ठीक है, तो ये चीज हो गई किसकी? हम लोगों की। अब देखो, एक 3 चीजें पहले आप ये देखो जल्दी जल्दी। एक तो है आपका क्या, जो आपने महाभारत में नाम सुने होंगे, उन्हीं के नाम के आधार पर हम लोगों ने 3 टैंक यूज किए हैं, है ना। 3 टैंक यूज किए हैं। तो उन टैंकों में कौन कौन से टैंक हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा अर्जुन टैंक। ठीक है, तो इसके क्या क्या फीचर हैं? फिर आपने सुना होगा भीष्म टैंक। ठीक है, तो इसके क्या क्या फीचर हैं? और एक जो तीसरा, या जो आप कह दोगे लास्ट में है, वो है कर्ण। ठीक है, तो इनके क्या क्या फीचर हैं? जैसे पहले तो आप समझो, अर्जुन क्या है? टैंक है। भीष्म क्या है? टैंक है। कर्ण क्या है? टैंक। ठीक है, तो इन टैंक के जो फीचर हैं मैं यहां लिख रहा हूं, उनको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है,
ठीक है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नेतृत्व वाली चीज है, किसी के गाइडेंस में हुआ होगा ना, तो इसके प्रणेता भी कौन थे? अपने एपीजे कलाम सर, है ना। आईजीडीएमपी, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1998, वो किन की देन थी? कलाम की। उनमें कौन कौन सी चीजें थी हम लोगों ने देख ली। ऐसे ही अर्जुन टैंक किससे रिलेटेड था? एपीजे कलाम। यहीं पर एक और मैं आपको याद दिला दूं, राजेंद्र रडार, राजेंद्र राडार, ये किससे रिलेटेड था? ये भी आईजीएमडीपी। ठीक है, ये हो गया। तो अर्जुन टैंक की हम विशेषता लिख लेते हैं, अर्जुन टैंक। ठीक है, तो अर्जुन टैंक की जो मेन विशेषता है वो आपकी क्या है भैया? सबसे पहले तो ये स्वदेशी है। ठीक है, हमने खुद इसका निर्माण किया है। दूसरी जो विशेषता है वो क्या है? मेन बैटल टैंक। ठीक है, मुख्य युद्ध टैंक है ये। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है? 2004 में इन्होंने सेवाएं देना शुरू कर दिया था। सेवाएं देना 2004 में शुरू कर दिया था। उसके बाद इसका जो आधुनिक मॉडल है वो कौन है? एम के, और फिर ये है सेकंड। ठीक है, एम के सेकंड ये मॉडल है। ठीक है, 360 डिग्री घूम सकता है। ठीक है, तो अर्जुन टैंक जो है वो भारत द्वारा बना हुआ स्वदेशी टैंक है, पहली चीज। दूसरा, ये जो है ये मेन बैटल टैंक है। ठीक है, तीसरे की बात, भारत में इसने सेवाएं देना 2004 में शुरू कर दिया था। वेट एट वहां पूछा नहीं जाता है, इतना डाटा ना हम लोग रख पाएंगे। इसके जो आधुनिक वर्जन का नाम है वो क्या है? एम के सेकेंड। क्या नाम है? एम के सेकेंड। उसके बाद इसमें 120 mm की क्या लगी होती है? एक तोप। और बात करें इसका, तो ये लेजर वार्निंग दे सकता है। साथ में आप कह लो बख्तरबंद जो है वो क्या रहते हैं, पूरा बंद रहता है ना ये, है ना। तो बाहर से प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर? इस पर। ठीक है, बहुत कंक्रीट होता है, ठोस होता है, बहुत मजबूत होता है, वजन टनों में रहता है इनका। ठीक, ये तो हुई किसकी बात? अर्जुन टैंक की। अर्जुन टैंक के बाद जो अगली बात होगी वो किसकी है अपनी? एक मिनट रुकना। अर्जुन टैंक के बाद, हाँ, हाँ, तो ये फीचर्स और हैं अपने किसके, जो मेन फीचर्स हैं, जो और भी हम लोग के स्टेटमेंट में दिए रहते हैं, वो किससे रिलेटेड हैं? तो अर्जुन टैंक से रिलेटेड हैं। सबसे पहला है क्या? इसमें एक शक्तिशाली इंजन लगा रहता है, 1400 हॉर्स पावर का, है ना। यही इसको गति प्रदान करता है। इतनी बात है। फिर हम जो ये बना रहे हैं, ये किसकी हेल्प से बना रहे हैं? तो एक जर्मन कंपनी है एमटीयू, उसकी हेल्प से हम अर्जुन टैंक का अपना निर्माण कर रहे हैं। और कर कहाँ रहे हैं? तो ये कर रहे हैं हम लोग अपना चेन्नई में। कहाँ कर रहे हैं? ठीक, इसको जरा देख लीजिएगा। अब इसकी जो भेदन क्षमता है, जो पेनिट्रेटिंग पावर है, वो कितनी है? 2.5 किलोमीटर। मतलब ये 2.5 किलोमीटर की भेदन क्षमता रखता है। साथ में इसके पास पावर पैक भी है, ये तोप नियंत्रण भी कर सकती है, और गोलाबारी प्रणाली से ये क्या है? लैस है। ठीक है, साथ में इंफ्रारेड सेंसर भी इसके पास उपलब्ध हैं। तो ये क्या है? इंफ्रारेड सेंसर पर आधारित है, तो रात में भी ये आराम से पता लगा लेता है। उसके बाद इसमें ये जो तोप लगी रहती है, उस तोप का क्या नाम है? भीम। उस तोप का क्या नाम है? भीम। ठीक है, अच्छा ठीक है।
ये जो मैंने अभी बताए हैं ये किसके हैं? ये हैं भीष्म। किसके फीचर हैं ये? भीष्म के। और ये जो, एक मिनट, 1400 तो ठीक है, ठीक। हाँ तो ये अपने उसी के हैं। किसके? अर्जुन के। ठीक है, तो अर्जुन की ये बेसिक फीचर्स हैं। अब अर्जुन के बाद जो नेक्स्ट टैंक हम लोग का है वो टैंक है कौन सा? भीष्म, है ना? कौन सा है? भीष्म। ध्यान देना, यहाँ ये तोप जो है इसका नाम भीम है। नहीं तो कहो कि महाभारत में भीम भी थे और भीम के आधार पर हम लोग क्या इंटरप्रेट कर लें कि टैंक वाली जो चीज है वो क्या है? भीम। नहीं, भीम तोप का नाम है। जो तोप ऑलरेडी इंस्टॉल है किसमें? तो आपके टैंक में, जिसको हम लोग मेन बैटल टैंक बोलते हैं, और उसका क्या नाम है? अर्जुन। इतनी बात है। इसके बाद जो अगला टैंक आता है वो है अपना भीष्म टैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? T-90, T-19 टैंक, है ना? ये क्या है? तो ये सर थर्ड जनरेशन का टैंक है। किस जनरेशन का है? तृतीय पीढ़ी का क्या है? ये टैंक है। अब ये इन ये मतलब किसके सहयोग से बन रहा है? तो आप कहोगे भारत रूस का सहयोग ले रहा है। भारत रूस का सहयोग लेकर क्या बना रहा है? भीष्म टैंक। ठीक है, और ये कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है कहाँ? चेन्नई में। ये कहाँ बन रहा है? आप कहोगे चेन्नई में। अब इसकी फीचर क्या है? तो वहाँ हम लोग अर्जुन टैंक की क्या बात बता रहे थे? 1400 हॉर्स पावर। यहाँ 1400 से क्या है? कम। यहाँ कितनी वैल्यू है? तो आप कहोगे 1100 हॉर्स पावर। 1100 अश्व शक्ति की क्या रखता है? क्षमता। और ये इसको गति कितना प्रदान करता है? तो 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आगे क्या है भाई? ये लेजर रेंज फाइंडर है, मतलब इंडिविजुअली पता लगा लेता है। ठीक है, बारूदी सुरंगों से ये क्या कर सकता है? खुद का बचाव, है ना? तो ये जो मेन फीचर्स थे ये किसके थे? आपके भीष्म के। ठीक है, फिर तीसरा है, तो तीसरे को बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण क्या है? टैंक है। क्या मेन बैटल टैंक है? नहीं। किस श्रेणी का है? आप कहोगे मध्यम श्रेणी का। किस श्रेणी का? मध्यम श्रेणी का। किसने बनाया है? तो आप कहोगे DRDO। लेकिन जो जस्ट पिछला वाला था जिसको हम भीष्म कह रहे थे, तो भीष्म क्या भारत किसी के सहयोग से बना रहा? तो बिल्कुल सहयोग है। किसका? रसिया का। ठीक है, लेकिन ये क्या है? DRDO। ठीक है, मध्यम श्रेणी का हम ही लोग बना रहे हैं। अब इसी को और कौन सा टैंक कहा जाता? तो इसको बोलते हैं हम टैंक एक्स। टैंक एक्स नाम से कर्ण को बुलाया जाता है। फिर इसमें भी क्या है? वही इंफ्रारेड सेंसर वाली चीज है और नाइट विजन टेक्नोलॉजी है। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम किसी भी समय इंटरप्रेट कर सकते हैं शत्रु को और नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई विमान है उसको ध्वस्त करने के लिए इसमें क्या लगी रहती है? मशीन गन। ठीक है, तो मशीन गन कहाँ लगी रहती है? यहाँ। अब मैंने आपसे कहा तोप कहाँ लगी रहती है? आपने कह दिया भीष्म। और भीष्म में जो तोप थी उसको क्या नाम दे रहे थे? तो आप भीम। ठीक है, और फिर ये भी क्या है? लेजर रेंज फाइंडर। इसमें भी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कौन सी है? लेजर रेंज फाइंडर। इसके तहत क्या पता चलता है? जो शत्रु वाली चीज है उसका पता हमको आसानी से चल जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? लेजर रेंज फाइंडर के थ्रू। इतनी बात हुई। तो ये तो चीजें हो गई हम लोग की किससे रिलेटेड? टैंक से रिलेटेड। किससे? टैंक से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है वो आता है अपना, पहले एक मिनट जरा देख लें कौन कौन सी हम लोग
क्वेश्चन तो इसके सारे हम लोग के हो गए थे। ठीक है, चलो तो हम लोग जो नई चीज़ देखते हैं वो देख रहे हैं हम लोग, क्या, जो इंटरनेशनल आप कह लो टीटी है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड जो टीटीज हैं हम लोग जरा उनको देखते हैं। देखो, जो पहली है वो क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हमने दे दी थी जब हम ब्रह्मोस को पूरा डिस्कस कर रहे थे कि ब्रह्मोस को हम बेच नहीं पा रहे हैं, है ना। और जो हम लोग का टारगेट है वो ब्रह्मोस को बेचने का है, और एक दूसरा जो विमान है जिसका क्या नाम है, तेजस है, उसको बेचने का है ना। तो उनको बेचने की लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन ये MTCR हमको रोक रहा था। फिर हम MTCR के 35वें सदस्य हुए, और सदस्य होने के बाद हम अब एडवांस लेवल पर ब्रह्मोस की अलग अलग वैरायटी को अपने किसी दूसरे देश को, जैसे फिलीपींस है, अर्जेंटीना है, उनको दे सकते हैं, है ना। ये हुआ MTCR। उसके बाद हुआ CBDT, है ना। फिर आपका हुआ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर हुआ आपका, एक मिनट रुकना, फिर आपका हुआ, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बाद ये हुआ आपका ओ, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से मोड़ लेते, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो पांचवा है वो क्या है, OPCW। ठीक है, ये डिफेंस रिलेटेड क्या है, ट्रीटीज हैं, इनके बारे में हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो आप समझ लो कि MTCR मिसाइल से रिलेटेड चीज है, ठीक है, और अलग अलग प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, फिर ये CBDT है, तो ये भी क्या है कि जो परमाणु संपन्न देश हो गए हैं उनके लिए व्यवस्था ये बनाती है। उसके बाद ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये भी परमाणु से रिलेटेड ही है। ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ये जैविक हथियारों से रिलेटेड है। और ये OPCW है, ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से आधारित है। अभी हम इसको जितने भी फीचर हैं उनको लिख के डिस्कस करते हैं, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, हम बताते हैं आपको ये। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो देखो, पहला जो ट्रीटी है, पहली जो संधि वाली जो चीज़ है या समझौता वाली चीज़ है वो MTCR है। और MTCR रिलेटेड है मिसाइल से, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी और कंट्रोल रेजिम। ठीक है, तो जब ये समझौता आया उस समय G7 जो कंट्रीज थी, G7 जो कंट्रीज थी, जैसे आपकी कनाडा थी, फ्रांस थी, जर्मनी थी, इटली थी, जापान थी, ब्रिटेन और USA। ठीक है, इन्होंने एक, कह लो कि एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार कर लिया। और उस मसौदे के तहत आप ये समझो कि इनफॉर्मल पॉलिटिक्स टाइप की चीज़ थी। और वो कह ये रहे थे कि देखो, अगर आप कोई मिसाइल बनाते हो, है ना, तो वो जो मिसाइल आप बनाते हो, यदि उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है और वो क्या है, 500 केजी वेट रखती है, तो आप किसी दूसरे देश को इसको हस्तांतरण नहीं कर पाओगे, किसी दूसरे देश को आप इसका निर्यात नहीं कर सकते, है ना। और बाद में जब समय चेंज हुआ तो इसी में इन्होंने और चेंजेस करके 1992 में इसके दायरे को बढ़ा दिया। और इस दायरे को बढ़ाने के बाद इन्होंने कहा कि जो हर लेवल पर खतरनाक है, जैसे आप कहो न्यूक्लियर वेपन, आप कहो केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन, नाभिकीय वाली चीज हो, रासायन वाली चीज हो, या फिर आपका जैविक हथियारों वाली चीज हो, उसके लिए रोक लगा दी गई। ठीक है, किसके तहत, MTCR के तहत। इससे हमको घाटा क्या हुआ, तो भैया हम ब्रह्मोस नहीं बेच पा रहे थे, ठीक है, जो हमने रूस की मदद से बनाई थी, इतना था। अब जब बेच नहीं पा रहे थे तो हम लोग आवेदन करेंगे। आवेदन कहाँ करेंगे, इन्हीं के पास। तो हमने आवेदन किया कब, 6 जून 2016 को।
ठीक है। और 6 जून 2016 के बाद हमने आवेदन किया, उस पर जो सदस्य देश थे उनको आपत्ति हुई नहीं, और उनको आपत्ति नहीं होने की वजह से हम MTCR के कौन से सदस्य बन गए? 35वें, है ना। और जब हम 35वें सदस्य बन गए तो हमारे पास क्या रास्ते खुले थे कि हम मॉडिफिकेशन कर दें, किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को, और ब्रह्मोस मिसाइल को क्या करें? निर्यात। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है कि कोई भी देश अब क्या कर सकता है, बल्क में चीज़ों को दे सकता है, ऐसा नहीं है। बस ये समझ लो कि हमारे पास एक कह लो लाइसेंस प्राप्त हो गया, ठीक है, और उस लाइसेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी आपकी बात किसकी? MTCR की। दूसरा जो चीज है वो MTCR के बाद आता है, वो है आपका, वो है आपका किसका? CTBT, CTBT, ठीक। मैं लिख लूँ इसको, नहीं तो टाइम जाएगा। हाँ, तो CTBT में जो है वो क्या है? तो ये CTBT भी क्या लगाती है? प्रतिबंध। ये CTBT क्या लगाती है? प्रतिबंध, ठीक है। तो CTBT कहती ये है कि आप किसी भी टाइप का कोई भी परमाणु पर परीक्षण नहीं करेंगे, चाहे वो आप जल में करें, चाहे वो थल में करें, चाहे वो आप हवा में करेंगे, आप ये कर नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए जो चीज़ें आई थी वो कहाँ हुई थी? जेनेवा में। कहाँ हुई थी? जेनेवा में। और यूएनओ ने ये कब ले लिया था, स्वीकार कर लिया था? तो 10 सितंबर 1996 को CTBT संबंधित जो प्रस्ताव हुआ था उसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और फिर जब फाइनली हस्ताक्षर होने के बाद ये सभी जगहों पे लागू हुआ था वर्ल्ड के, तो वो क्या था? 27 सितंबर 1996, है ना। ये प्रोसेस में कब आएगा? तो जितने भी देश, जो 44 के 44 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है या जो नाभिकीय रिएक्टर को रखते हैं, जब वो हस्ताक्षर करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? प्रोसेस में आएगा, क्या अपना? CBDT। इतनी बात है। अब इसको कानूनी जो अमली जामा पहनाना चाहिए वो अभी तक पहनाए नहीं है, ठीक। अब इसमें है क्या? तो आप यदि परीक्षण करते हैं तो सर्विलेंस के तहत 337 सर्विलांस लगे रहेंगे, जो इंडिविजुअली पता कर पाएंगे कि किसी इंडिविजुअली क्षेत्र में परमाणु परीक्षण हुआ है अथवा नहीं, ठीक है। इतनी बात है। तो परमाणु का परीक्षण नहीं करना चाहिए, ये किसके थ्रू कहा गया? CBDT के तहत, ठीक। अब भारत का इसमें क्या स्टैंड है ना। तो भारत CBDT के पर्सपेक्टिव में कहता है कि देखो भाई, आपने कहा कि ठीक है भैया परीक्षण आप ना करो, परीक्षण ना करो, है ना। लेकिन आपने कोई निर्धारित टाइम की गाइडलाइन नहीं बताई है ना। निर्धारित टाइमलाइन तो आपने बताई नहीं है कि जिसके पास ये ऑलरेडी है, जैसे परमाणु हथियार हैं जिनके पास, वो अपने हथियारों को क्या करें? मिनिमाइज करें या कम करें या नष्ट करें, उसके लिए आपने पहली बात तो कोई भी डेट डिसाइड नहीं की, है ना। और दूसरी चीज ये है कि देखो, अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप कह लो, उसके तहत क्या है, हम हम चेंजेस भी तो कर सकते हैं। जैसे हम परमाणु संपन्न देश हैं, है ना, या हमारे पास बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट या वीपन्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं? परमाणु हथियारों से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उसमें हम कुछ टेक्निकलिटी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी तो ये यहाँ नहीं बताया गया कि भाई आप वहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं बताया। तो जब नहीं बताया तो एक लूप होल ये भी तो आया, है ना, ठीक है। तो पहला तो ये है कि भैया डेट आपने डिसाइड नहीं की है। दूसरा, आपने ये नहीं बताया है कि परमानेंटली वो चीज़ें कम कर दी जाएं। और जो तीसरा रीज़न है, वो रीज़न अपना क्या है? तो वो रीज़न है अपना, ठीक है, इन्होंने कहा है क्रिटिकल, है ना। एक टर्म इन्होंने लिया है, वो लिया है क्या? क्रिटिकल। क्या लिया है? क्रिटिकल परीक्षण, है ना।
अब क्रिटिकल परीक्षण क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। इस वजह से क्या है, भारत इससे दूर है। ठीक है। अब जो हम लोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसने इस सीबीडीटी के पहले ही, जब आप कह लो कि कोल्ड वॉर वाली चीज चल रही थी, जिस समय आपका रसिया और यूएसए दौड़ में लगा हुआ था अपने अपने इंडिविजुअली वेपन्स को मजबूत करने में, और वेपन्स कौन से, परमाणु वाले, तब हम लोगों के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि भैया इसको रोकना जरूरी है ना। तो ये जो टाइम था, वो टाइम कब था, तो 1954 में, है ना, 1900 1954 1954 में ये बताया था। और इसको बताने के बाद, ठीक है, 1963 में 1963 में सीमित परमाणु, ठीक है, परीक्षण 1963 में आ गया था, सीमित परमाणु परीक्षण, जो इसी टाइप का था, सीबीडीटी टाइप का था। ठीक है। तो ये तो 1963 तक की बात हुई थी। इसके बाद, ठीक है, और अभी जो ये है 90, कौन सा, ये जो अभी सीबीडीटी वाला है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। ठीक है। हम लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, सीबीडीटी की। अब सीबीडीटी के बाद देखो एक आध पॉइंट और तो नहीं है, वो ये 5 परमाणु संपन्न देश हैं, उनके लिए आपने समय निर्धारित नहीं किया है कि कब इनको अपने परमाणुओं को नष्ट करना है। ठीक है। जो नाभिकीय की अस्त्र है उनको नष्ट करना है। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एनपीटी। नेक्स्ट है अपनी एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन पीटी। ठीक है। तो ये किससे थी, तो भाई ये थी न्यूक्लियर से थी एक्चुअली में, है ना, है ना। तो ये ट्रीटी कहती क्या थी, तो ये कहती थी कि देखो नाभिकीय ऊर्जा का जो यूज है, वो हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में भी तो कर सकते हैं, और देखो मानव जाति को समूल रूप से नष्ट करने में भी कर सकते हैं। तो अच्छा करें तो वो बहुत बेहतर बात है। इस वजह से एक नॉर्मल ट्रीटी ली गई कि ये जो नाभिकीय ऊर्जा का आप यूज कर रहे हैं, ये अच्छाई के तहत करिए, है ना, है ना। तो इसकी क्या क्या प्रतिबंध वाली चीजें थी, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है। जो आप परमाणु हथियार है ना, ठीक है, इस पर क्या लगा दी गई, रोक। परमाणु हथियारों पर पहले क्या लगा दी गई, रोक। ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, विस्तार पर, है ना, परमाणु हथियार के विस्तार पर आप रोक लगा दो। ठीक है। और देखो ये, देखो बहुत अच्छा क्लॉज है इसमें भैया, ये परमाणु शक्ति संपन्न, वही भारत की सुपर पावर मानी जाएंगी। मतलब हम एक डेट निर्धारित करेंगे, अगर उस डेट तक कोई राष्ट्र परमाणु संपन्न है, तो उसी को हम मानेंगे कि क्या, परमाणु शक्ति संपन्न। तो यहाँ जो डेट लिखी गई थी वो 1967 थी, है ना, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1976 के पहले जिस देश ने परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया होगा, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, तो वो होगा परमाणु शक्ति संपन्न। और हम परमाणु शक्ति संपन्न कब बने थे, 1974। तो क्या हम परमाणु शक्ति संपन्न इस एनपीटी के तहत माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। तो एक तो यही अड़ंगा आ गया था। ठीक, क्योंकि हमने जो अपना टेस्ट किया था वो 1974 में किया था। ठीक है। तो हम क्या कहलाए,
गैर परमाणु हथियार वाले देश, है ना। गैर परमाणु हथियार, है ना। तो ये चीज थी कि इसमें हम लोग आ नहीं पाए थे। अब क्या था, अब है क्या कि ये जो देश है ना, परमाणु संपन्न देश हैं, ये गैर परमाणु संपन्न देशों को सहायता नहीं कर सकते हैं। किसके तहत, इसी एनपीटी के तहत, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, ये जो इन्होंने कही, ये कह रहे थे कि हाँ आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी दूसरे गैर परमाणु संपन्न को दे रहे हो तो वो आप नाभ की ऊर्जा तो दे रहे हो, है ना, वो वेलफेयर के लिए तो दे सकते हो, है ना। जैसे आप बिजली के लिए दे रहे हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो हथियारों वाली चीज हो, उसके लिए हम लोग क्या है, नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं किसको, टेक्नोलॉजी को। ठीक। तो दूसरी ये चीज हो गई। अब इसमें क्या था, हाँ, इसके इसके लिए एक और चीज थी कि इसकी जो निगरानी करेगा, जो सर्वेलेंस करेगा, वो होगा IAEA। कौन होगा, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। इसका काम होगा कि ये सर्विलांस का पता लगाएगा कि कोई इंडिविजुअली देश है जो परमाणु संपन्न देश है, अगर वो किसी गैर परमाणु संपन्न देश को न, जो नाभ की ऊर्जा टाइप की चीजें देता है, तो वो जो देश ले रहा है वो क्या उसका वेलफेयर में ही यूज कर रहा, ना कि अपनी वेपन को डेवलप करने में। इसका जो सर्विलांस है वो कौन करेगी, IAEA। इतनी बात हो गई। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, और ये स्वतंत्र है। ठीक है। स्वतंत्र है किसके लिए, सर्विलांस के लिए, किसी भी देश का सर्विलांस ये कर सकती है। उसके बाद और इसमें और कोई चीज है, ठीक है, जो परमाणु संयंत्र हैं, है ना, उनका निरीक्षण भी कर सकती है। कौन, आपकी IAEA। ठीक है। इतनी बात हो गई IAEA की। ठीक है। अब देखो, जो भारत का पक्ष है वो क्या कहता है। देखो, भारत कहता है कि आपने 1967 में 1 जनवरी को बता दिया कि जितने देश परमाणु संपन्न हैं उन्हीं को शक्तियां माना जाएगा। ठीक है। और हमको कब माना जाएगा, 1974। अब अगर 1974 में हमको परमाणु संपन्न माना जा रहा है और हमको, सीधी सी बात है, हम क्या होंगे, गैर परमाणु। तो यदि हमको इस संधि को मानना पड़ा, तो आप सीधा सा समझो कि सबसे पहले तो हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं हम क्या कर दें उसको नष्ट, जो कि हम करेंगे। खुद ही सोचिए, समय वाली चीज को आधार बनाते हुए ये ट्रीटी ये कह रही है कि जो देश बाद में परमाणु संपन्न बने हैं वो अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दें। ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला तो स्टैंड ये रहा हम लोग का। दूसरा, भारत कहता है ये मोनोपोली टाइप की चीज है ना, ये बाइज्डनेस वाली चीज है ना, आपको कंसीडर करना था, है ना, वो डेट आपको कंसीडर करनी थी। मतलब ये मोनोपोली वाली चीज है, पहला। उसके बाद जो हम लोग का जो दुश्मन है वो कौन है आपका, है ना, या आप कह लो आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि हम अपने परमाणुओं को क्या कर दें, नष्ट कर दें। पहली बात। दूसरा, जो इंडिया का स्टैंड है वो क्या है, ठीक। और दूसरा ये है कि भैया ये जो परमाणु तकनीक है ना, इसका ऑब्जर्वेशन कौन करेगी, IAEA। ठीक है। तो हम इसके भी का है खिलाफ। ठीक।
तो जो मूल भावना है कि हाँ होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए तो यूनिफॉर्मिटी भी तो होनी चाहिए। आपने अगर 22 डनेस की तो वो हमारे लिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर आपने हमको ले लिया होता तब तो अच्छी बात थी, अब नहीं लिया तो सीधी सी बात है वो क्या हो गया, हम लोग के लिए तो गड़बड़ हो गया। इस वजह से भावना के तो हम अनुरूप हैं, लेकिन जो आपने इसमें क्लॉज जोड़े हैं उसके हिसाब से हम इसको नहीं मानते। तो ये बात हुई आपकी किसकी, एनपीटी की। अब जो लास्ट है इसी में, वो एक और टॉपिक हमारा बचता है। एक तो है केमिकल वीपन का, है ना, देख लेते हैं एक मिनट। एक है ऑस्ट्रेलिया समूह, एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ग्रुप, ठीक है, और लास्ट वाला बता ओपीसीडब्ल्यू। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी आपको मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, है ना, एमटीसीआर वाली हो गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीबीडीटी, और जो अगला है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो ये क्या कहता है, तो एक चीज है कि वो कहता है कि आप चाहे केमिकल हो और चाहे आप बायोलॉजिकल हो, मतलब आप रासायनिक हथियारों की बात करो या जैव हथियारों की बात करो, इनको रोकना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये क्या है, ये अनौपचारिक है ना, अनौपचारिक वाली चीज है। अब ये ऐसा हुआ क्यों था, तो देखो 1985 में दो देश थे, ईरान और इराक, इनके बीच में हुआ युद्ध, और इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसमें इराक ने यूज किया किसका, केमिकल वेपन का, किसका, केमिकल वेपन का। तो इसी के बाद आप ये समझ लो कि क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इस ग्रुप ने ये बोल दिया कि भैया आप बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन वाली चीज और केमिकल वेपन कन्वेंशन वाली चीज को माने, पहली चीज है। ठीक है, और उसके बाद यदि कोई देश किसी चीज का निर्यात करना चाहता है ना, तो उसके पास कुछ बाइंडिंग कंडीशन होंगी, अनुबंध वाली कोई चीज होगी, तभी जाके वो क्या देगा, किसी दूसरे देश को मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू बनते क्या है, तो बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन। ठीक, तो ये हुआ किसका, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। इसमें और कोई क्या है भाई, कोई लाइसेंस वाली चीज है ना, आपको लाइसेंस के थ्रू प्रोसेस करनी पड़ेगी, और तब जाके आपका क्या होगा, किसी दूसरे देश को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला ये एक और ये टॉपिक है, वो क्या है, ओपीसीडब्ल्यू, है ना, ओपीसीडब्ल्यू। देखो क्या है, यहां अगर मैं स्लाइड ले आता और धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलता, तो देखो रिटेन होता नहीं है ना, वो उतना रिटेन होता नहीं है स्लाइडों से, इस वजह से मैं बार बार यहाँ ये यूज कर रहा हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि स्लाइडों का मतलब तो एक प्रकार से यही हुआ कि मैंने किताब ली और रीडिंग किताब की लगा दी, ऐसा हुआ ना। ठीक, तो देखो ओपीसीडब्ल्यू जो है वो क्या है, लास्ट जो है ट्रीटी है। वैसे देखो ट्रीटी तो बहुत सारी हैं, है ना, ट्रीटी तो बहुत सारी हैं, जैसे आपने लिमुआ पढ़ा होगा, है ना, यूपीएससी में ये एक बार आया है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग यूएसए के साथ, या आपने पढ़ा होगा बेका, है ना। ठीक, तो ये करंट वाली चीजों से कोरिलेट करती हैं। अब आपको आईएनएस विक्रमादित्य पता है, विक्रांत आपको पता है, तो आगे जो फर्दर चीजें हैं उनको आप कोरिलेट आसानी से कर लोगे। जैसे मान लो कोई एक और मिसाइल आई, वो ब्रह्मोस से और अच्छी आई, तो इतना तो आप पता लगा लोगे ना कि वो मिसाइल होगी क्या, बैलिस्टिक होगी, नहीं, आप कहोगे वो कौन सी होगी, क्रूज, और वो मिसाइल क्या प्रॉपर्टी रखती होगी, तो आप कहोगे सुपरसोनिक वाली चीजों को वो रखती होगी, है ना, है ना। अब अगर मैंने यही पूछा कि इसमें इंजन कौन सा होगा, क्या जेट लगा होगा, आप कहोगे जेट संभव नहीं है ना, इसमें कौन सा इंजन लगा होगा, स्क्रैम जेट, है ना, क्या इसमें रैम जेट लगा सकते हैं, आप कहोगे मैक को आप वेरी करा दो और इंजन लगा दो, इतनी बात है। तो जो हम लोग का टॉपिक है ओपीसीडब्ल्यू, वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
OPCW है मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन। ठीक, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन। मतलब केमिकल वीपन जो आप यूज कर रहे हैं, रासायनिक हथियार जो आप यूज कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए क्या ली गई है, OPCW। अब इसके जो मेन मेन चीजें हैं वो क्या है, ठीक, तो वो है भाई, सीधी सी बात है, ये एक निषेध संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये इसमें कहता है, वो कहता है कि ठीक, एक चीज आप इसमें ये याद रखो, 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला किसको, इसी संस्था को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको, OPCW को, ठीक है। कितनी बड़ी चीज है, क्यों दिया गया, भाई शांति के लिए, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक और पार्ट है वो क्या है, ये तो पता ही होगा, ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है जस्ट इसके पहले वाली, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, OPCW। एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, 193 देश इसके क्या है, सदस्य हैं। और सीधी सी बात, ये निषेध करता है, रोक लगाता है कि भाई जो आप लोग केमिकल वेपन यूज कर रहे हैं, ये यूज करना उचित नहीं है, ठीक है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार भी मिला है किसको, इसको 2013 में, ठीक। तो ये तो हुई इंडिविजुअली संस्थाएं, इंडिविजुअली ट्रीटीज, संस्थाएं जो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, पहली आपकी कौन सी हो गई, MTCR, मिसाइल से रिलेटेड। उसके बाद आपकी हो गई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर वाली चीज हो गई। उसके बाद CBDT हो गई, ठीक है। क्या CBDT के पक्ष में भारत है, बिल्कुल नहीं है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के पक्ष में भारत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे बाइसडेनेस वाली चीज है, बाइसनेस वाली चीज केवल समय से रिलेटेड करके कर दी है, इस वजह से हम लोग इसके अगेंस्ट हैं। उसके बाद इनकी मूल भावनाओं की क्या है, हम लोग बिल्कुल, जो मूल भावनाएं हैं उसको तो हम मानते हैं, लेकिन जो इन्होंने जोड़े हैं टर्म वो गड़बड़ है, इस वजह से हम इनका साथ नहीं देते हैं। तीसरी वाली जो चीज है वो कौन सी है, तो वो जो थर्ड चीज है, OPCW के जस्ट पहले, OPCW के जस्ट पहले कौन सा है ये, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किससे, आप कहोगे केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। कहाँ है ये, अनौपचारिक, ठीक है। इतनी बात हुई, तो ये हो गई हम लोग के डिफेंस से रिलेटेड। अब जो रटने वाली चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत के लेवल पर, जैसे मैं आपसे कहूँ HAL, तो वो क्या है, नवरत्न, नवरत्न कंपनी है। मैंने आपसे कह दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी क्या है, नवरत्न। मैंने आपसे कह दिया भारत डायनेमिक लिमिटेड, तो ये क्या, मिनी रत्न है। मैंने आपसे कह दिया मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, या मैंने आपसे कह दिया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या मैंने आपसे पूछ लिया DRDO, है ना। तो ये सब जो है, ये इतनी बार हम लोग जब इंडिविजुअली चीज़ें पढ़ रहे थे तो डिस्कस कर ली, तो वो आपको याद हो जाएगा। जैसे शिप बिल्डिंग वाली चीज़ कहाँ होगी, डॉकयार्ड में ही तो होगी, माझगांव में ही तो होगी। मान लो मैंने आपसे कह दिया DRDO किस लिए काम करता है, आप कहोगे जितनी भी नई चीज़ें हैं उनको ईजाद करने के लिए DRDO R&D के थ्रू कर रहा। अब मैंने कहा आपसे HAL, तो तेजस है, विमान है, बहुत सारी चीज़ें HAL भी कर रहा है ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया रडार जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो रडार के लिए अलग चीज़ होगी, वो चीज़ क्या होगी,
इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगी ना, तो वो कौन करेगा, BEL। तो ये जो रटने वाली चीज़ें थी इनकी आप रीडिंग फिर से लगाइएगा, और जितना यहाँ हो गया उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइएगा, तो आपको बेहतर क्लियरिटी होगी। इतनी बात है, ठीक। तो रहने देते हैं आज यहीं तक, ठीक है।